अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं नबीहा एजाज। नए हफ्ते का आगाज हो चुका है, नया शो आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी खबरें और तज्जियों के साथ। तो सबसे पहले तो अगर आप उठ चुके हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र लाजमी तौर पर अदा करें कि उसने हमें सांसें दी, एक नया दिन देखने को दिया और सेहत के साथ दिया। और अनवार, हम अगर जितनी भी खुदा की ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करें तो मेरे ख्याल से उतना ही कम होगा। जो हम बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, ऑफिस आवर्स में, ऑफिस में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी जिंदगियों में मसरूफ होते हैं और ऐसे में हम भूल जाते हैं कि लोग कितनी बुरे हाल में हैं। और जो फैक्ट्स हैं कुछ, वो आज लाजमी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हम तो अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, हमें नहीं आइडिया कि और क्या हो रहा है। तो शायद ये फैक्ट्स अगर आप सुने तो शायद हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर सके। यूनिसेफ की जनाब रिपोर्ट सामने आई है और कहा जा रहा है इसमें कि पाकिस्तान में तकरीबन 700 से ज्यादा नौमौलूद बच्चे हैं जिनका इंतकाल हुआ है। और इसी रोज अगर एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करूं तो 1100 अफराद अनवार दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुए हैं और ये यहाँ पे रुकी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। उसमें जो ज्यादातर की उम्रें हैं वो 40 से 50 बरस के दरमियान है, विच इज अलार्मिंग। बेसिकली तो हम पहले यही सुनते थे 60 प्लस 70 प्लस हार्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन अभी जो एज ग्रुप हम देख रहे हैं 40 से 50 वाला, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन यकीनी तौर पर है। और यकीनी तौर पर ये आपके इल्म में भी नहीं होगा कि कल ही के दिन 1000 से ज्यादा अफराद की टांगे या पांव शुगर की वजह से काट दिए गए हैं, जो कि बहुत तेजी से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो शुगर का मर्ज है बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में। और शायद इस बात का भी हम लोगों को इदराक नहीं होगा कि गुज़श्ता शब हम 22 करोड़ आवाम ही में से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको रात का खाना नहीं मिला। इट्स सो अनफॉर्चुनेट बेसिक लोग अपना बेसिक नहीं हासिल कर पा रहे, अपने बेसिक से बहुत दूर हैं। और हम लोग अब ये भी अनुमान यहाँ पे कि हम कितना खाना वेस्ट कर देते हैं, कितनी चीजें वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, दूसरों का अपने सराउंडिंग्स में हमें ख्याल बहुत रखना चाहिए। उम्मीदें बहरहाल हम लगाते हैं हमारे सियासतदानों से, हमारे हुक्मरानों से, और हम यही सोचते रहते हैं कि कोई हुक्मरान आएगा। और वो कौन हुक्मरान आएगा जो इस मुल्क के बारे में सोचेगा? क्योंकि अभी जो ऐसा लग रहा है कि कुर्सी के मुफाद की खातिर हर चीज को खेल कहते हैं ना, हर शर्त को बलाए ताक कर दिया गया है। और ये मेरे ख्याल से बदकिस्मती है और हम दुआ ही कर सकते हैं कि कोई मसीहा आए और इस मुल्क के लिए जो है वो बेहतर साबित हो और पाकिस्तानी जो अवाम है, जो बेचारे महरूम लोग हैं, उनके लिए कुछ हो सके। जो 22 करोड़ अवाम है उसका एहसास किसी को भी नहीं है। वही आप वाली बात है कि कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं कभी एक पार्टी दूसरे के खिलाफ सड़कों पर होती है, कभी दूसरी पार्टी होती है, तो जो अवाम है पिस वो ही रहे। ऐसा ही। अच्छा, बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और लॉन्ग मार्च के हवाले से ऑब्वियसली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, टीम पाकिस्तान का अगले मरहले में जाना मुश्किल में। क्या दुआएं रंग लाएंगी या कोई दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा? दिन को लॉन्ग मार्च, रात को खुफिया मुलाकातें। इमरान खान चाहते क्या हैं? क्या वफाक लॉन्ग मार्च को रोक पाएगा? अरशद शरीफ का कत्ल केस, छुपे राज सामने आने लगे। किसकी किससे मुलाकात हुई? मेजबान का बयान मंजर-ए-आम पर। कराची में जंगल का कानून घर के सितारों को अगवाकार बना दिया। हुजूम के हाथों 2 मासूमों का कत्ल, जिम्मेदार कौन? और टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी दुनिया के राज और प्रोग्राम में दीगर अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे क्रिकेट के मैदान से। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें सनसनी ही है और हमारे लिए तो कोई अच्छी खबर मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप लेकर ही नहीं आया है। और कल सोशल मीडिया पर बड़ी दुआएं मांगी जा रही थी कि ये वो वाहिद शायद मैच होगा जब पाकिस्तानी इंडिया के जीतने के बारे में भी दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह इंडिया जीत जाए। तरह-तरह की मीम्स बनी है, लेकिन अगर मगर वाली सिचुएशन मुझे लगता है कि अब तो पाकिस्तान वो अगर मगर सिचुएशन से भी निकल गया है। लास्ट टाइम तो वो सेमीफाइनल तक पहुंचा भी था। रोल है वो इंडिया का है। चले क्या कह सकते हैं अब इसमें। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें तो इस पर वो हो रही हैं, लेकिन तबसरे किए जा रहे हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं। मैं कहती हूँ अनवार, भारत जीते या हारे, हमने क्या किया? हाँ, मतलब हम कैसे उन पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं? कल वाली भी जीत देखें तो उस पे भी यही बात की जा रही है कि वो एक कन्विंसिंग विन नहीं थी। बाबर आजम के मेरे ख्याल से 10-12 टोटल इनिंग्स के शायद इतने वो रहा होगा पूरे वर्ल्ड कप में, टोटल उनका ये स्कोर रहा होगा। और कल का भी आप मैच, लेकिन फिर भी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान जीत जरूर गया। ठीक है, इट्स नॉट अ कन्विंसिंग
कन्विंसिंग विन, जिस तरह से हम एनालिस्ट की बातें सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस चीज पर, तो वो इस जीत से भी खुश नहीं है। इससे जीता पाकिस्तान मैच और वर्ल्ड कप के आगे सेमीफाइनल तक रिसाइक तकरीबन ना होते हुए ही दिखाई अभी तो यही कहा जा रहा है कि दुआएं ही हैं, बिल्कुल दुआएं ही हैं। तो देखते हैं, बहुत सारी मजे की मीम्स बनी हुई थी, बहुत ज्यादा मौसम मुतासिर कर दे, मौजज़े भी कभी-कभी हो सकते हैं, तो मौजज़ों का इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम के लिए कोई मौजज़ा हो जाए या खिलाड़ी इंकार कर देंगे हमारा इंक्रीमेंट किया जाए, हम नहीं खेलेंगे भाई इतने स्केल पर, इतने पेस स्केल बिल्कुल। और बल्कि एक मीम मैंने ये भी पढ़ी थी कि उसमें लिखा था कि एक ही सूरत में पाकिस्तान जा सकता है सेमीफाइनल में, अगर साउथ अफ्रीका के मैं वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा हूं। तो इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं, नामुमकिन ही बात, नामुमकिन वाली बात है। बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं इसी के ऊपर, एक्सपर्ट की राय भी बहुत जरूरी होती है। हम अपना दुख भी किसके साथ शेयर करें, आई एम श्योर कि आवाम का और हमारा दुख इस वक्त जो है तकरीबन सेम है। जनाब हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर। इरफान, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी क्रिटिसाइज इंडिया को या साउथ अफ्रीका को या किसी और टीम को। वो कहते हैं ना कि जब अपनी ही टीम परफॉर्म ना कर पाए तो फिर किसी को क्या कहना, फिर किसी और से शिकवा क्या होना। तो बहरहाल अब कोई चांस कहीं से बन रहा है, कोई सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान आगे जा सकता है, या बस वापस आने के लिए हम वेलकम करें उनको? जी थैंक यू सो मच जी। अच्छा नबिया, इसमें अगर देखा जाए तो हमारी परफॉर्मेंस आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो के अंदर कि हम सबसे पहले खुद को ब्लेम करेंगे। हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली और दोनों मैचेस जो पहले इंडिया के अगेंस्ट और फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऐसी पोजीशन में थे कि मैच टोटल हमारी ग्रिप में था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने अच्छा नहीं खेला और हमने मैच समहाउ गिफ्ट कर दिया उनको। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि क्या हमारी कोई पॉसिबिलिटी है, यस वी हैव लास्ट विंडो अगेन। वो हमारे शुरू की हिस्ट्री रही है कि हम कहीं ना कहीं जाके दुआओं पे, उम्मीदों पे, वो रात के ऊपर बिलीव करते हैं और समहाउ कई दफा हो भी जाता है। कल के मैच की अगर थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करूं तो भारत की अच्छी पोजीशन थी और उन्होंने जिस तरह की बुरी फील्डिंग की और जिस तरह उन्होंने रन आउट मिस किए, काफी क्वेश्चन मार्क आते हैं इस चीज के ऊपर। देखिए एज ए मीम के हवाले से बात कर लें या किसी और लाइटर मोड पे बात कर लें, बट समहाउ ये रियलिटी भी अजीब लगती है कि हमें, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में याद कर रहा था, रिकॉल कर रहा था कि 2019 का वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान समहाउ क्वालिफाई कर सकता था, बट वो एक मैच उन्होंने जीतना था और धोनी की स्लो बैटिंग की वजह से पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया इसको कि ये स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट है। तो अभी कल भी हमें समहाउ इस तरह की चीज ही नजर आई, क्योंकि क्रिकेट में ठीक है समहाउ देखते हैं कैचेस भी ड्रॉप होते हैं, रन आउट भी मिस होते हैं, बट इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आप किस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे हो। तो मुझे भारत की जो बॉडी लैंग्वेज भी कल नजर आई, उसमें कोई इंटेंट या कुछ नजर नहीं आई। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उससे मैं एग्री करूंगा, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने खुद अपने आप को देखना है कि आप दूसरे पे क्यों रिलाई कर रहे हैं। हमारी अपनी परफॉर्मेंस कैसे थी? इरफान ये बताइएगा, कल का जो मैच हमने देखा पाकिस्तान का, उसमें कन्विंसिंग विक्ट्री कहीं पर भी हमें नजर नहीं आई। कल के मैच की कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे, और जो जीत हमें कल मिली है इसका कुछ फायदा अब हो पाएगा? देखिए जहां तक जीत है, जीत तो जीत है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो उसमें जीतना तो जरूरी है। कन्विंसिंग की आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम कोई भी मैच उस स्पिरिट के साथ नहीं खेल रहे, उस पैशन के साथ नहीं खेल रहे जिसमें बाकी टीमें खेल रही हैं। हमें ओवरऑल अप्रोच का मसला है। अगर आप इसको वन लाइन के अंदर डिफाइन करें तो हमारी जो अग्रेसिव अप्रोच है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खेलने का अंदाज देखें, न्यूजीलैंड का देखें, इंग्लैंड का देखें, ये नेवरदलेस कि अगर ये हार भी जाते हैं तो फिर भी बात करते हैं, सिलेक्टर्स की बात करते हैं, चीफ सिलेक्टर, हम कोचिंग की बात करते हैं अब, लेकिन आपको कप्तानी इस वक्त ठीक दिखाई दे रही है? उसमें आपको किसी किस्म के कोई मसले दिखाई दे रहे हैं? बाबर आजम की अगर मैं ओवरऑल बात करूं, उनके डिसीजंस मेकिंग की, बिल्कुल मैं इसी तरफ आने लगा था कि ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑनेस्ट जो है वो बाबर आजम पे आता है। उन्होंने कई ब्लंडर मारे इस वर्ल्ड कप के अंदर, इसे ब्लंडर ही कहना चाहिए। पहला मैच हमने गलत फील्ड प्लेसिंग और प्लस हमने गलत चेंजिंग जो बॉलर्स की उसकी वजह से मैच हम हार गए। गेम अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। फिर सेकंड मैच जो हम हारे उसमें भी आपने बैटिंग ऑर्डर को गलत भेजा, ठीक है, जिसपे आपको लगा वो शादाब की एक गलत शॉट वो आपको मैच कॉस्ट कर गई। तीसरा जो सबसे बड़ा ब्लंडर मैं बाबर आजम के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ वो यही है कि बाबर आजम जो है कि वो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को ओपन पे रख रहे हैं। जब रन स्कोर नहीं हो रहे तो आपको चाहिए था कि बाबर आजम खुद को नंबर 3 पे लाते, और जिस तरह कल फखर को खिला ही लिया आखिरकार आपने, तो आपको चाहिए कि फखर को आप ओपन करवाते रिजवान के साथ, आप पावर प्ले का यूटिलाइजेशन करते। पावर प्ले के अंदर सबसे बेस्ट आपके पास जो बैट्समैन है वो फखर जमान है,
और अगर हम फ्यूचर के लिहाज से बात करें तो मैं बड़े अरसे से बात कर रहा था कि अगर आप लेट्स अज्यूम आपका ओपनिंग स्लॉट अगर फखर और शर्जील के साथ हो जाता है तो पाकिस्तान को दुनिया की शायद कोई टीम हरा सके, क्योंकि दोनों इस तरह की डेविस्टेटिंग किस्म की बैटिंग करते हैं कि इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमें अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, और खुदा न खास्ता हम अगर इसी तरह बुरे नोट पे वापस आते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा चेंजिंग नजर आ रही है। इरफान, लेकिन ये बताएगा, ओवर द ईयर हम देख रहे हैं कि बाबर और रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, नो डाउट, और हमने देखा कि किस तरह से वो रैंकिंग में भी टॉप पर आए। आपको क्या लगता है जो रैंकिंग अब बनाई जा रही है उसमें ये तो देखा जाता है कि रन्स बहुत ज्यादा स्कोर किए हैं, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, लेकिन वो परफॉर्मेंस टीम के लिए काम आ रही है, जो हमारी जीत में नहीं वो काम आती? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने बहुत बात की है, शायद नबिया को भी याद होगा, हमने काफी दफा इस पे शोज भी किए कि पाकिस्तानी टीम के अगर जो आईसीसी का क्राइटेरिया है, पहले तो आप रैंकिंग का देखें ना, वो देखते हैं एवरेज के ऊपर। देखिए आज आप अपने मिडिल ऑर्डर को ब्लेम करते हैं सबसे ज्यादा। अभी तो ऐसे लग रहा है कि वो अपने लिए भी नहीं शायद प्ले करे। अगर बाबर और रिजवान की बिल्कुल बात पास में तो हमने देखा और उन पर ये इल्जाम लगा, लेकिन अब तो वो बात होगी कि ना टीम के लिए ना शायद खुद के लिए। देखें ये अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। हमने जब बात की कि ये इनको तेज खेलना चाहिए, स्ट्राइक रेट तेज होना चाहिए, इन्होंने कहा जी हम अपने लिए नहीं खेलते, टीम के लिए खेलते हैं। अब मैं एक स्टैट आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर जब ये दोनों 25 से पहले आउट हो जाए तो तब पाकिस्तान का एवरेज टोटल जो है वो 155 157 है, एवरेज टोटल बता रहा हूँ। अगर ये आउट नहीं होते तो तब भी पाकिस्तान का जो एवरेज टोटल है वो 160 से 165 है। तो आप ये देखें कि इनके रन्स करने से भी पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं हो रहा। और एवरेज का जो क्राइटेरिया है, जो आईसीसी का क्राइटेरिया है, वो बड़ा वेयर्ड है। आईसीसी क्या कह रहा है कि अगर आपने रन ज्यादा स्कोर किए तो आपको रेटिंग में नंबर ज्यादा दे देता है और आप नंबर 1 या 2 पे आ जाते हो। आपके लिए बेनिफिट ये होना, आप देखें ना, उसकी मिसाल मैं देता हूँ, वार्नर की कौन सी रेटिंग्स है? वार्नर अक्सर आपको देखेगा जब खड़ा होगा मैच जिताएगा, स्टोनिस ने अभी उस दिन मैच जिताया, बटलर की आप देख लें, बटलर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन के अंदर आता है। ये सब क्या करते हैं? तेज खेलते हैं। अब मैं इसको रिलेट लास्टली करना चाहूंगा अपने मिडिल ऑर्डर के साथ। आज इसी स्ट्राइक रेट के साथ आप अपने मिडिल ऑर्डर को बोल दे कि उन्होंने भी 10 गेंदों में 12 करना है या 13 करना है, तो आप बिलीव ऑन मी उनमें से कोई भी आउट नहीं होगा। तो आपने पहले डिटरमिन करना है कि आपका रोल क्या है, आपने खेलना क्या क्रिकेट है। हम अनफॉर्चुनेटली बड़ी टिमर्ड और ग्रेसिव वो नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और इवन बॉलिंग के अंदर भी हम अच्छा शुरू में अच्छा करते हैं, विकेट्स गिराते हैं, फिर हम 7वें 8वें ओवर से लेके 12वें 13वें तक दूसरी टीम को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, उनको ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, जिस तरह हमने पहले 2 मैचेस में भी दिया। उससे क्या होता है कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं और एंड में आपके अगेंस्ट हिटिंग हो जाती है। अच्छा, तो हमें प्लीज आप ठीक है। इरफान ये बताएं, जिस तरह से आपने बात की और ये इशू हम भी देख रहे हैं कि शुरू में तो पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटें लेते हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक्सपीरियंस की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है कि पुराने बॉल को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिस तरह से पहले वसीम अकरम कर लेते थे, वकार कर लेते थे, शोएब कर लेते थे? देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो कोच और कैप्टन का भी रोल है कि आपने डिटरमिन करना है कि कौन कौन से लड़के हमारा न्यू बॉल के साथ बॉल करते हैं, कुछ कौन से पुराने बॉल के साथ करते हैं। आपने ओवर द ईयर पहले सिर्फ हारिस रऊफ को इसके लिए तैयार किया। अब आपने लेटर ऑन हमने देखा जब शहीन शाह की इंजरी आ गई तो आपने नसीम शाह को, धानी को, हुसैन को ट्राई किया, सबको बहुत ज्यादा रन स्कोर हुए। तो आपके ये सब लड़के काफी अरसे से सर्किट में आपके साथ है, खासतौर पे हसनैन तो बहुत टाइम से टीम के साथ था। तो इधर कोचिंग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने क्या प्रिपरेशन की। बट इधर एक आपको सलूट करना पड़ेगा हारिस रऊफ को कि उसने अपने आप को 3-4 मंथ के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, और वो जब आता है और उसने हमेशा पाकिस्तान को विकेट्स लेके दी। सिर्फ उसकी जो कोहली के अगेंस्ट हमारी अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो उसमें हमारे कम मसाइल, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो ज्यादा मसाइल का शिकार है वो बैटिंग में है। बाबर आजम आउट हुए नहीं, हम देखते हैं कि 10-12 रन के बाद पूरे अगर वर्ल्ड कप का जायजा लिया जाए रिजवान चलते बनते हैं। डू यू थिंक कि हमें प्रेशर हैंडल भी नहीं हो पा रहा है उस तरीके से जैसे करना चाहिए, या कोई और वजह है? देखिए सबसे पहली वजह तो ये है, ये कंडीशंस हैं। पाकिस्तानी या एशियन जो भी टीम्स हैं जब वो सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाती हैं तो वो प्रॉब्लम में आती हैं, चाहे वो इंग्लैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की कंडीशन के ऊपर इनको प्रॉब्लम आती है। एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि हमें जो आपने बात की वो भी समहाउ ठीक है कि साइकोलॉजिकल भी बड़े मैच का प्रेशर, इन चीजों का प्रेशर आपके ऊपर जब आता है तो लड़के मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है तो अपने आप को नर्व्स को लूज कर देते हैं। पहला मैच भी अपने नर्व्स की वजह से मैच हारे और पुअर कैप्टनसी की वजह से। सेकंड मैच तो आपने जो पहला मैच हारा हुआ था, लड़के उस शेल से बाहर ही नहीं आए।
और सेकंड मैच तो प्योरली उसी को प्रेशर को आपने कंटिन्यू किया और उस प्रेशर की वजह से आप मैच हार गए। तो ये तो ऑब्वियसली एक नवा दिया है हमारी टीम के लिए भी कि आपको इतने सालों के साथ देखें, क्रिकेट दो चीजों पे बेस करती है। नंबर 1 गेम अवेयरनेस, कि आपके प्लेयर और कैप्टन के पास कितनी गेम अवेयरनेस है, किस टाइम पे क्या चेंजिंग करनी है, किस टाइम पे क्या शॉट खेलनी है और बॉलर्स ने किस टाइम पे कैसी बॉलिंग करनी है। दूसरी, आपको प्रेशर हैंडलिंग आना चाहिए। प्रेशर हैंडलिंग आती है आप जितनी क्रिकेट ज्यादा खेलते हो। अब मुझे आप बता दें, जितने भी लड़के हमारे खासतौर पे बैटिंग के, लेकिन इरफान अब आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, जिस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, हर डिपार्टमेंट इनके पास मौजूद है। कोचिंग में अगर हम बात कर लें, इनके पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, मतलब हर चीज अवेलेबल है ना हमारे पास, लेकिन फिर भी हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर देखें इसी काम के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। सिर्फ हम कहे कि सिर्फ परफॉर्म कर दें, जोर लगा के छक्का मारना ही काम नहीं है। जो माइंड गेम है उसमें हम कब बेहतर हो सकेंगे। और अनवार, कितना इन्वेस्ट किया जाता है हमारे प्लेयर्स पर। अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो मेरे ख्याल से कोई और गेम, कोई और सपोर्ट ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जिसके ऊपर इन्वेस्ट करे, वोट करे या पाकिस्तान इन्वेस्ट करे, उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं। एक तो नंबर 1 ये है कि एज ए आप सोसाइटी देखें या एज ए कल्चर देखें कि हमारी मेंटली स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर बचपन से कभी भी किसी एरिया के अंदर काम नहीं किया जाता। और आप देखें कि एक बच्चा चाहे स्कूल में है, कॉलेज में है या इवन ऑफिस के अंदर भी कहीं और भी काम करता है, तो इस पे कभी बात ही नहीं की जाती। ये लड़के भी जब टीम में आते हैं तो ये डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, मोस्टली हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं। तो पीसीबी भी इनको ज्यादा, मैंने कई दफा इन पे पीसीबी से भी बात की इस हवाले से कि आप एंटी करप्शन पे ज्यादा फोकस करते हो, आप उसके ऊपर मैच फिक्सिंग और दूसरी ग्रूमिंग के लिहाज से बात करते हो, तो मेंटल स्ट्रेंथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके लेक्चर्स होने चाहिए, इनके साथ मोटिवेशनल स्पीकर अटैच होने चाहिए। वैसे मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा रोल जो है वो आपके कोच का इधर होता है। कोच का काम जो है, जहां उसको गेम प्लान आपको देना है, उधर लड़कों को ग्रूम भी करना है, लेके भी चलना है। मैनेजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जब कोई आ जाता है तो वो अपनी जॉब के चक्कर में लग जाता है। जो जॉब सीकिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि सबने यस मैन कहना है टॉप बॉस को, और नीचे पेनिट्रेशन है, लड़कों को किस तरह अपने बच्चों की तरह लेके चलना है। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि इनको, आपको एक लड़का 17-18 साल का या 20 साल का टीम में जब आ जाता है और उसको तमाम एक्सपोजर नहीं है किसी चीज का, उसको नहीं पता कि 5 स्टार होटल कैसे खाना खाना है, रहना कैसे है, मीडिया से कैसे बात करनी है, ट्रैवलिंग कैसे करनी है, तो आपको एक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो फेम भी ज्यादा मिलता है, सब कुछ होता है, बट उनकी मेंटल ग्रूमिंग के लिहाज से कोई काम खास किया नहीं जा रहा। मेंटल ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ शो में मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि सिर्फ हम जो देखते हैं वार्म अप मैचेस हैं या प्रैक्टिस सेशन है वो ही काफ़ी नहीं है, जो एक मेंटल गेम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की भी जरूरत है। बहरहाल इससे ओवरऑल एक जो पाकिस्तान की एक सिचुएशन में है, आई थिंक क्रिकेट इज द ओनली थिंग, एक वाहिद वो चीज़ है जो कि हमारे शायद चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती है, या हमें एक अच्छी एंटरटेनमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अब वहाँ से भी अच्छी खबरें नहीं सामने आ रही, और अब मुझे बड़े अच्छे से शोएब मलिक की भी ट्वीट्स याद आ रही हैं, आफ्ताब इकबाल का जुमला भी मुझे याद आ रहा है। बहरहाल इसके साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अभी जो आपके साथ इंसिडेंट की डिटेल्स शेयर करने जा रहे हैं, आई एम श्योर आपने भी कल पूरा दिन मीडिया पर खबर देखी होगी। हमारे कोलीग सदफ नईम बिल्कुल बहुत ही दिल दुख रहा है, शेयर करते हुए भी अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं। खान साहब का लॉन्ग मार्च जनाब, हमें पता है कि वो रवा दवा है शहर इक़्तिदार की जानिब, और इसकी कवरेज के लिए मीडिया नुमाइंदगान, मीडिया के लोग पहुंचे हुए हैं, और हर कोई कोशिश कर रहा होता है अपने इदारे के लिए, जो लोग काम कर रहे होते हैं कि वो अपने इदारे के लिए खबर लेकर आएँ। और बड़ा प्रेशर भी होता है, जो फील्ड में रिपोर्टर्स जाते हैं, जो एंकर्स जाते हैं, कहीं पर ब्लास्ट कवरेज होती है, कहीं पर लॉन्ग मार्च होते हैं, तो फील्ड में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल से ये वो एक स्ट्रगल है जिसके बारे में कोई शायद जान ही नहीं सकता। और सदफ अब हम में नहीं रही, उनके बारे में भी जो कल से हम बात सुन रहे हैं, जान रहे हैं, शी वाज अ वेरी हार्ड वर्कर, बहुत हार्ड वर्कर थी, और किस तरह से वो इस लॉन्ग मार्च का निशाना बनी। वीडियो स्पेशली एलैबोरेट मैं करना चाहूंगा कि जो उनके भागते हुए ये वीडियो के मनाजिर हैं कंटेनर के साथ साथ, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, अब तो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील हो रहे हैं जो वाक़या हो गया। लेकिन ये देखें कि कैसी जद्दोजहद है, इस वीडियो के पीछे की स्टोरी भी क्या है, कि किस तरह से वो कंटेनर को फॉलो कर रही हैं,
किसी भी रहनुमा से बात करने के लिए, जो कि अभी तक जो खबरें आई हैं, हमको नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करना चाह रहे इस मामले पर भी। अब ये वीडियो आप देखें किस तरह से वो भाग रही हैं इस कंटेनर की कवरेज के लिए, इस जलसे की कवरेज के लिए, महज खबर लेने के लिए, खबर लेने के लिए। तो एक जो स्ट्रगल है वो यही मैंने भी देखा है, या नबिया का भी एक्सपीरियंस होगा, कि वो तब तक नोटिस नहीं होती जब तक कोई इंसिडेंट ना हो जाए, बड़ा इंसिडेंट या बुरा इंसिडेंट ना हो जाए। मैंने पहले भी बात की थी कि अनवर, हमें पाकिस्तान में हीरो बनने के लिए मरना पड़ता है। उससे पहले आपकी क्या स्ट्रगल है, या सदफ को शायद कोई इस तरह से जानता भी नहीं होगा, शायद कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता होगा। हम में से बहुत सारे लोगों को जो फील्ड में जा रहे होते हैं, बहुत जगहों पर इन्हें देखा। और सिर्फ यही नहीं था, जैसे ये पॉलिटिकल बीट के लिए अब देखिए इन्हें भेजा गया लॉन्ग मार्च के लिए, व्हिच इज वेरी रिस्की फॉर अ वुमन एज वेल। अच्छा, यहाँ पर ये भी सवालिया निशान है कि क्यों ये लम्हा क्यों आया, क्यों किसी ने इनको देखा नहीं, कंटेनर पर चढ़ाया नहीं। क्योंकि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च अगर हम थोड़ा सा पैटर्न देखें तो कोई ना कोई सहाफी गुज़श्ता जब से ये स्टार्ट हुआ है लॉन्ग मार्च, वो जा रहा है, खान साहब का इंटरव्यू कर रहा है, उनकी जो सीनियर क़यादत है उनका इंटरव्यू कर रहा है। और अगर सदफ ने टाइम लिया हुआ था तो वो 3-4 किलोमीटर से भागती चली आ रही थी। पहले उनका कैमरामैन भागता था, फिर वो जा रही थी। और क्यों नहीं कंटेनर रोका गया? अगर इंटरव्यू करना था तो 2-4 मिनट क्यों नहीं दिए गए? बहरहाल इट्स अ वेरी वेरी सैड इंसिडेंट, बहुत ही ऐसे ही है। और जिस तरह से आपने भी बात की है कि सदफ कवरेज के लिए गई थी, मैं जिस तरह जुम्मे को हमने जब शो स्टार्ट अपना किया था तो हमने सबसे पहले लॉन्ग मार्च की डिटेल्स बताई थी। मैं लिबर्टी में खुद मौजूद था, तो मैंने वहां पर देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी इश्यूज भी थे। कंटेनर वहां पर लावारिस खड़ा था, तो ये सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। खान साहब का कंटेनर है, यकीनी तौर पर गार्ड्स साथ होते हैं, चल भी रहे होते हैं, भाग भी रहे होते हैं, कंटेनर पर भी मौजूद होते हैं। और मुतज़ाद इत्तलात भी हैं इस वाक़े को लेकर के गार्ड्स की जानिब से धक्का दिया गया। ये बात हो रही है। अच्छा अनवर, जब इस तरह का लॉन्ग मार्च रमा दवा होता है और इतने बड़े मॉब के साथ, इतने बड़े क्राउड के साथ होता है, तो सिक्योरिटी को क्यों उस तरीके से मद्देनजर नहीं रखा जाता है? अगर कंटेनर चल रहा है तो उसके गिर्द आप नहीं समझते कि कोई ह्यूमन चेन बनाई जानी चाहिए? ये खान साहब को नहीं सोचना चाहिए था, ये उनकी सीनियर क़यादत को नहीं सोचना चाहिए था कि लोग भाग रहे हैं और मुसलसल कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इस तरह से ये एंकर भाग रही है। ये कोई मीडिया आपकी पार्टी की कोई कारकुन नहीं है जिनको कोई प्रैक्टिस हो कंटेनर पर चढ़ने की। एक आम बंदा है, अपने काम के लिए भाग रहा है। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, एक बड़े सीनियर सहाफी ने बोला कि ये एक वो जान बहक नहीं है बल्कि वो शहीद हुई हैं, अपनी ड्यूटी करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई। किसके लिए? खबर पहुंचाने के लिए। खबर किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। तो आई थिंक ये शहादत है उनकी, लेकिन उन्होंने काम करते हुए जो है वो ये पूरा एक अफसोसनाक ये वाकया, ये हादसा पेश आया है। बिल्कुल खबर आपसे शेयर की, यकीनी तौर पर दिल बहुत ज्यादा दुखी है इस तमाम तर सिचुएशन को लेकर। और अब देखना यह है कि इनकी इस शहादत के बाद जो रियासत है वो क्या जिम्मेदारी अदा करती है। कि हमें आगे भी सेगमेंट पे बढ़ना है, लेकिन मुझे खान साहब का जो बाद में जो उनका ताज़ियती बयान जो कि कुछ सेकंड्स का था, वो भी असद उमर साहब ने जब उनको कहा तो उनके मुंह से 2 अल्फाज निकले, शायद वो भी ना निकलते अगर असद उमर साहब उनको ना वहां पे रोकते। और खान साहब ने कहा कि आज के लिए ये मार्च रोका जा रहा है, बनता तो ये था कि कम से कम जब तक जनाजा बढ़ा दिया जाए, बहुत ही देखा वो जल्दी में मामलात हो रहे थे। मियां असलम इकबाल साहब की वीडियो भी मंजर आम पर आई, इनके जो शौहर हैं उनके साइन और अंगूठे वगैरह करवाए जा रहे थे कि ये बिल्कुल एक इंसिडेंट हादसा हुआ है, इसमें कोई भी मुलव्वस नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो आप करवाएं। डेफिनेटली एक सानिया है, एक हादसा है, लेकिन मुझे मैंने कल देखा सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही थी। सदफ के जो शौहर थे उनका स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट सामने आया, और उन्होंने कहा, मैं ब्रेक में भी बल्कि आपसे डिस्कस कर रही थी कि उनकी बेटी ने जब टीवी पे शायद देखी होगी खबर, फोन वगैरह अक्सर लोग नहीं देख रहे होते उस तरह से, तो शी टोल्ड अपने फादर को कि बाबा ये मामा जैसी लग रही हैं, और घर में क्या तूफान होगा, और कैसे मतलब इतनी सारी जिंदगी, मतलब माओ से ही सबकी जिंदगियां आबाद होती हैं, रोशन होती हैं, और मेरे ख्याल से एक घर जो है वो इस वक्त वीरान कर गई है सदफ। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और एक और सहाफ़ी की बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से, जिसके सिलसिले में पाकिस्तानी तहकीकाती अफसरान कीनिया पहुंच चुके हैं और वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। इन टीम ने दोनों भाइयों वकार अहमद और खुरम अहमद से मुलाकात भी की है, इस तमाम तर मामले पर इन्वेस्टिगेट किया है। और जो बयान उन्होंने दिया है उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से क़याम पजीर थे। वकार अहमद का ये गेस्ट हाउस था। गालिबन उन्होंने कहा था कि नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार उनकी खाने पर मुलाकात हुई थी और नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर उन्हें खाने पर मदऊ भी किया था। उन्होंने मजीद अपने बयान में ये भी कहा है कि इस वाक़े के रोज़ अरशद शरीफ ने लॉज पर उनके साथ खाना खाया
और खाने के बाद वो अरशद शरीफ मेरे भाई खुरम के साथ गाड़ी में निकले और आधे घंटे बाद गाड़ी पर फिर फायरिंग की जो इत्तलात है वो मौसूल और हुई। भाई फॉर्चुनेटली वो इस हादसे में बच गए और जब वो निकले ये लॉज से बाहर तो जिस पट्टी पर वो चढ़े हैं वो कच्चा गालिबन रास्ता था और 10 किलोमीटर की ये कच्ची पट्टी थी और वहां पर पहले पत्थर मौजूद थे और जैसे ही उनकी गाड़ी चढ़ी है उस रास्ते पे चढ़ी और ये फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। बहरहाल इसी पूरे मामले के ऊपर बात करते हैं, ताने बाने जोड़े जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से हो रही है। सीनियर सहाफी एंकर पर्सन गरीदा फारूकी इस विद अस, उनसे बात कर लेते हैं। गरीदा, थैंक यू सो मच, सबसे पहले आपने हमें ज्वाइन किया न्यू पाकिस्तान। अब इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है लेकिन सवाल फिर से वही है, वही पुराना सवाल कि अरशद शरीफ किसके कहने पर कीनिया गए? जी बहुत शुक्रिया। एक तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज एन ऑनर कि आपके प्रोग्राम में जो है वो तशरीफ लाया जाए। सो बहुत शुक्रिया मुझे आज अपने प्रोग्राम के लिए दावत देने पे। ये जो सवाल आपने उठाया है ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन मसला ये है कि इन तमाम सवालात के जवाबात उस वक्त तक नहीं आ सकते कि जब तक वो तहकीकाती टीम जो कि कीनिया गई हुई है, हुकूमत की बनाई करदा 2 रुकनी टीम, जब तक वो वापस नहीं आ जाती, वहाँ पे तफ्तीश तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, ये बहुत से सवालात है। और आप जानते हैं कि DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें DGISI भी शामिल थे, उसमें यही सवाल उठाया गया था और इस समय बहुत से दीगर सवालात भी रेस किए गए थे और ये बुनियादी सवालात है। अब मामला ये है कि जब तक अरशद शरीफ की वफात का, उनके हलाकत का कीनिया में तमाम सवालात के जवाब नहीं मिल जाते तब तक इसे एक अंधा केस ही कहा जाएगा, इसको एक ब्लाइंड केस कहा जाएगा जब तक कि इसको एक टेस्ट केस ना बना लिया जाए। और मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ का जो केस है ये वाकई एक टेस्ट केस बनेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि सहाफ़ी जितने भी शहीद होते रहे हैं या जो जख्मी हुए हैं या जिनको अगवा किया गया, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनको गोलियां मारी गई, अब सार आलम साहब का मामला आपके सामने है। उनकी जो एक तहकीकाती कमेटी बनी थी अभी तक उसका कोई अंजाम सामने नहीं आया। मुल्जिमान बावजूद इसके के पकड़े भी गए, मरकजी मुल्जिमान की जमानतें भी हो गई अदालत से। आप ये तो देखें कि ये हाल है पाकिस्तान में सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का कि अब सार आलम साहब को गोली मारी गई, दिन दिहाड़े उनके घर के सामने मुल्जिमान पकड़े जा चुके हैं, लेकिन फिर उनको अदालतों से रिहाइयां भी मिल जाती हैं। सो ऐसे में सहाफ़ी कैसे पाकिस्तान के अंदर खुद को महफूज तस्वुर करेंगे? हामिद मीर साहब का मामला हो, मतीउल्लाह जान साहब का मामला हो, सलीम शहजाद का एक बहुत हाई पावर्ड कमीशन जो है तश्कील दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ वो सब आपके सामने है। तो ना तो आज तक पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी के मुल्जिम या उसके मुजरिम पकड़े गए हैं, ना कटहरे में आए हैं, ना ही इंसाफ मिला है सहाफ़ियों को। सो उस दिन DGISI ने भी और DGISPR ने गरीदा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब ने भी अरशद शरीफ साहब की शहादत पर उन्होंने भी बात की और काफ़ी वो बरहम भी दिखाई दिए, कहा उन्होंने कि इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खूब सियासत भी की है इस मौके पर, वो हमें कहीं पर उसमें कमी दिखाई नहीं दी। तदफीन का, नमाज जनाजा तक का इंतजार बस भी मेरे ख्याल से कि शायद वो मार्च की तैयारियों में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसरूफ दिखाई दी और फिर एक जो तूफान बदतमीजी उस पर आया, इस पर आप क्या कमेंट करती हैं? देखिए, मैं इसको किसी सियासी जमात को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगी इस हवाले से। अरशद शरीफ की जो हलाकत है कीनिया में, ये बहुत अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक मामला है। सो हम सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है कि हम कम से कम, मैं ये समझती हूँ कि हम सहाफ़ियों को किसी भी सियासी जमात पे इस हवाले से ना तो कोई इल्ज़ाम लगाना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। हमारे लिए सबसे बड़ा ये दर्द होना चाहिए, ये अफसोसनाक वाक़या, ये हलाकत। हमें इस चीज पे जोर देना चाहिए कि इस मामले की तफ्तीश अब होनी चाहिए और इसकी साफ शफाफ तफ्तीश हो और जल्द अज जल्द अवाम के सामने इसका जो भी हकाइक हैं, जो भी सच हैं, वो अवाम के सामने लाई जाए। हमारा फोकस ये होना चाहिए। बाकी कौन क्या कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, किस तरह से सियासत कर रही है, वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। ये दुरुस्त है कि अरशद शरीफ का बहुत एक ताल्लुक था गहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खास तौर पे दोस्त भी थे उनके, फिर उनका एक झुकाव भी था, उनके नैरेटिव का एक झुकाव था और ये खुली बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी बयानिए के साथ, खास तौर पे 10 अप्रैल 2022 के बाद, वो उससे पहले भी 2018 से, बल्कि 2011 से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उरूज मिलना शुरू हुआ थैंक्स टू एस्टैब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, सो अरशद शरीफ का भी झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बयानिए की तरफ रहा। बावजूद इसके कि वो दरमियान में जब पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ हुकूमत में आई या हुकूमत में नहीं भी थी, तो पीटीआई की जो भी रॉन्ग डूइंग्स होती थी या जहां पर भी कोई चीज ऐसी गलत पीटीआई के सामने आती थी तो वो उस पर भी प्रोग्राम्स करते थे। फॉर एग्जांपल पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पे उन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स किए। लेकिन उसके बावजूद खास तौर पे 10 अप्रैल 2022 के बाद से अरशद शरीफ साहब का जो नैरेटिव था वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो गया था, जो मेरे नजदीक मुनासिब नहीं था। ठीक है, गरीदा ये बताएगा, गुज़श्ता रोज हमने सादुकी में भी देखा एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, खातून रिपोर्टर वहां पर शहीद हो गई। आप क्या समझती हैं, सदफ नईम के लिए भी सहाफ़ी उतनी ही आवाज़ बुलंद करेंगे? इस तमाम तर मामले को भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए? ये बहुत अफसोसनाक वाकया है जो कल शाम को पेश आया है, और जब मुझे ये खबर मिली तो मेरे लिए बड़ा दर्दनाक था। और ये अक्टूबर का महीना पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। पहले हमने अरशद शरीफ का देखा, फिर अब ये सदफ नईम, सदफ खान या सदफ नईम, इनकी शहादत हुई है। इसके अलावा इससे पहले 2-3 सहाफ़ी मजीद जो हैं वो उनकी वफ़ात हुई है। फवाद खुर्शीद साहब की वफ़ात हुई है, चंद सहाफ़ी और हैं। सो अल्लाह इन सब को जन्नत नसीब करे, इनकी फैमिलीज़ को इस दर्द से, इस नुकसान से निमटने के लिए अल्लाह इनको सब्र अता करे। ये बहुत बड़ा दुख है। और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अच्छा लगा है कि आपने खातून सहाफ़ी के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि कल से मैं देख रही हूँ कि खातून सहाफ़ी हलाक हो गई, खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गए। यहाँ पर भी वो एक जो जेंडर बायसनेस है वो हमें नज़र आती है, लेकिन बावजूद इसके कि वो खातून सहाफ़ी अपने काम के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान जो है वो शहीद हुई हैं। सो इनकी शहादत फ़िलहाल तक तो जो इत्तलात हैं वो एक हादसे के तौर पे हैं, लेकिन हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ख़ासतौर पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत ग्राउंड से कवरेज की हुई है, फील्ड में बहुत रिपोर्टिंग की हुई है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तो खास तौर पे धरने, लॉन्ग मार्चेस बड़े कवर किए हुए हैं। सो चैनल्स की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा, कि जी आपने एक्सक्लूसिव करना है, आपने हर हाल में करना है, आपने कुछ नया करना है, आपने कुछ अछूता करना है। तो रेटिंग्स की इस दौड़ में हम रिपोर्टर्स की जो सेफ्टी है, जो उनके सेफ्टी मेजर्स हैं, वो उस तरह से हम डिवाइस नहीं कर पाते, या उनका हम उस तरह से ख्याल और ध्यान नहीं रख पाते जिस तरह से रखना चाहिए। खासतौर पे हमारी चैनल्स को, रिपोर्टर्स को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो अपनी जान को खतरे में डाल के एक्सक्लूसिव लेने की खातिर कुछ भी हादसे का शिकार हो जाए। सो ये भी एक हादसा है, इसकी FIR दर्ज होती है कि नहीं होती है। तो जो लास्ट फुटेजेस हम देख रहे हैं, जो मीडिया पर भी चल रही हैं ऑन सोशल मीडिया, सदफ के हवाले से कि वो किस तरीके से भाग रही हैं, महज एक शॉट के लिए, महज जिस तरह से आपने बात की कि एक्सक्लूसिव मनाजिर के लिए या एक्सक्लूसिव खबर के लिए सहाफियों को, रिपोर्टर्स को बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है। यही बताया जा रहा है कि सदफ भी सिर्फ एक शॉट के लिए मियां असलम इकबाल, अजहर मशवानी और मुसर्रत जमशेद चीमा के लिए कितनी देर तक भागती रही, तगो-दो करती रही। तो क्या आप कहेंगी ये जो बेहिसी का मुजाहिरा किया गया है रहनुमाओं की जानिब से इस पर? अच्छा, ये खबर आप मुझे दे रहे हैं, इससे पहले मेरे पास ऐसी खबर नहीं आई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया और उनको कंटेनर पे जाने के लिए कहा। शायद कंटेनर जो है वो उस वक्त चल रहा था और रश बहुत ज़्यादा था, धक्कम पेल हो रही थी, तो उनका हाथ फिसला है या वो खुद स्लिप हुई हैं और फिर उसके बाद ये हादसा पेश आया है जिसमें सदफ की शहादत हुई है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग उतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते सहाफ़ियों के साथ, और ख़ासतौर पे जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, लॉन्ग मार्चेस की मैं बात कर रही हूँ, धरनों की, जलसों की बात कर रही हूँ, तो कंटेनर्स पे जाने के लिए फिर ये अगेन वही बात आ जाती है कि चैनल की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि जी आपने बस को एक्सक्लूसिव शॉट ले लेना है। और फिर इमरान खान चूंकि वो अब आपको अपने आप को, उनको जोम है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जोम है कि वो मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, तो वो सहाफ़ियों को उतना ज़्यादा कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, सिर्फ अपने मनपसंद सहाफ़ियों को वो रिस्पॉन्स देते हैं और बड़ी जल्दी देते हैं। तो सदफ जो कि रिपोर्टर थी, बावजूद इसके कि रिपोर्टर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और सदफ तो बहुत मेहनती रिपोर्टर थी, अल्लाह उनको जो है जन्नत नसीब करे, लेकिन इस किस्म के रिपोर्टर्स जो हैं वो उनके काम के बजाय उनका नाम जो है वो ज़्यादा कैश होता है। तो सदफ बावजूद इसके कि बहुत हार्ड वर्किंग थी, लेकिन मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि उनको कितनी तगदो करनी पड़ी होगी, किस तरह से उनको लोगों को कहना पड़ा होगा। और बहुत हार्ड वर्किंग थी सदफ और हर फील्ड में हमने उनको देखा कवरेज करते हुए, और जो
कल ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें गरीदा भी यही बता रही हैं कि अगर वो कंटेनर पर चढ़ भी रही थी तो कंटेनर को रोका क्यों नहीं गया, चलते कंटेनर पर क्यों उन्हें कहा गया? ज्यादा जो इसमें खौफनाक बात यह है कि जो गरीदा ने हमारे साथ शेयर किया फैक्ट कि उन्होंने टाइम लिया हुआ था और उनको दावत दी गई थी कंटेनर पर चढ़ने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, तो अगर तो उनकी जानिब से बुलाया गया था तो फिर मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बुलाने के बाद कंटेनर की ब्रेक क्यों ना लगी, कंटेनर को रोका क्यों ना गया। यही तमाम चीजें जो कि इन्वेस्टिगेट होने की जरूरत है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कि लिबर्टी से रवाना हुआ था जुमे के रोज, और अभी कल जो एक अफसोसनाक इंसिडेंट पेश आया सादुकी में, वहीं पर इस लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया था और आज दोबारा इस लॉन्ग मार्च के सफर का आगाज होगा। न्यूज़ के रिपोर्टर अरसलान जावेद हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अरसलान, बताइएगा आज क्या प्लानिंग की गई है और क्या स्केड्यूल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? इमरान खान कब तक पहुंचेंगे? लेकिन कल जो है वो प्लान में तो यही था कि गुजरांवाला तक पहुंचेंगे, तीसरा रोज़ था, क्योंकि दूसरे रोज़ के इख्तिताम तक जो है वो कामों की पहुंचना था, वो मुमकिन ना हो सका। उससे पहले रेस्टोरेंट टाउन में ही जो है वो ख़त्म करना पड़ा दूसरा रोज़, और तीसरे रोज़ पे प्लान ये था गुजरांवाला पे पहुँच सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद सादुकी में ही उसे ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद जब हम ट्रैवल करके गुजरांवाला पहुँच रहे थे तो रस्ते में हज़ारों की तादाद में जगह जगह कैंप लगे हुए थे, लोग मौजूद थे। आज का जो सूरत हाल बताई जा रही है उसके मुताबिक जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे पहले जो खतून सहाफ़ी जिनका जो कल शहीद हुई है इस सादुकी के मुकाम पे, उनके घर जाएंगे पहले और उनके घर जाके अहले खाना के साथ ताज़ियत करेंगे, और ताज़ियत करने के बाद वो लाहौर से कामोकी के लिए रवाना होंगे। आज जो है वो कामोकी से इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है। लॉन्ग मार्च कामोकी के बाद जो है वो एमनाबाद मोड़ आएगा, और एमनाबाद मोड़ के बाद जो है वो चांदा किला कंगनी वाला बाईपास गुजरांवाला में दाखिल हो जाएगा, और वहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। कंगनी वाला बाईपास के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो है वहाँ पे दोबारा से एक इस्तकबालिया कैंप। अपडेट भी हमें कर रहे हैं लम्हा बलम्हा मार्च के हवाले से। खान साहब आते हैं महज कुछ घंटों के लिए, गालिबन 3 से 4 घंटों के लिए खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं, फिर चले जाते हैं। पूरा दिन जो कारकुनान हैं वो उनका इंतजार करते रहते हैं। तो किस किस्म का मार्च हो रहा है कि जो लीडर हैं लोगों के वही मौजूद नहीं है इस मार्च में, महज वो 1-2 घंटे के लिए आते हैं, तकरीर करके चलते बनते हैं, और जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान से निकले हैं बकौल पीटीआई, उनका बेचारों का क्या कसूर है? वो भी बिल्कुल। अच्छा देखिए नबीहा, इसमें कुछ इस तरह है कि आप जो बात कर रही हैं कि इमरान खान वापस चले जाते हैं, इमरान खान वापस नहीं जाते, पूरा मार्च वापस चला जाता है, मार्च खत्म ही हो जाता है, सीधे से खत्म हो जाता है। ये स्ट्रेटेजी जो है इसने कारकुनान को भी कंफ्यूज कर रखा है, हमें भी जब मार्च सिर्फ एक खबर हम शेयर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खान साहब घर चले जाते हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा मार्च ही, तो ये एक डिफरेंट तरीके का मार्च हमें इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद टॉपिक्स पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं कुछ अफवाहों के हवाले से और फेक न्यूज़ के हवाले से जो कि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, जो और उनके जो नुकसानात हैं वो यकीनी तौर पर मुआशरे को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। अफवाहों का जो एक बाजार सरगर्म करके खुद साख्ता तौर पर उस पर फैसला किया जाता है और उस पर आप ये कहें कि एक्शन लेकर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कानून हाथ में लिया जाता है। जिस तरह से हमने मुतअद्दिद वाक़यात देखे हैं, सियालकोट में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर 2 भाई थे, हाफिज़ कुरान थे, किस तरह एक मॉब ने उन पर तशद्दुद किया और जिस अफसोसनाक वो वाकया पेश आया। उसके बाद हमने देखा कि एक श्रीलंकन शहरी जो था उसको फैक्ट्री के अंदर जलाकर राख बना दिया गया था। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ अफवाहों की बेस पर। और उसके बाद एक और स्टोरी भी हमने कवर की थी जहां पर जोहन्नाबाद में 2 दोस्तों को जलाकर
खाकस्तर कर दिया गया था। और अभी जो एक अफसोसनाक खबर कराची से खबर आ रही है, खबर है कि वहां पर भी इससे मिलता जुलता वाकया अच्छा, ये इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जो रीजन सामने आए हैं, पहले तो इनिशियली हम बताएं कि ये कौन शख्स था। ये एक इंजीनियर और उसका ड्राइवर, ये तस्वीर भी आप इस वक्त अपनियों पे देख सकते हैं। तो ये गुमान हुआ यहाँ पर मौजूद लोगों को कि ये बच्चों को अगवा करने के लिए ये शायद गिरोह है या दो लोग मौजूद हैं। तो ये एक तासुर गया, पब्लिक में मॉब इकट्ठा हुआ वहां पर और उन्होंने मार पिटाई करना शुरू कर दी। और इतने लोग यहाँ पर जमा हो गए, जो वीडियोस में नजर आ रही हैं कि पत्थर मार मार कर इनकी जान ही चली गई। बिल्कुल। और उस टाइम पुलिस भी वहीं पर मौजूद थी और ये देखा गया कि पुलिस को भी देखा जा सकता है। नौजवानों ने ये एक पकड़ बहुत लिया। बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी कि पुलिस ने क्यों आप इंटरवेन नहीं किया पूरे मामले में, क्यों नहीं रोका, हत्ता कि ये दो लोग अपनी जान से चले गए। 150 से 200 लोग मौजूद थे और अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो 10 से 12 लोग हैं उन्हीं को अरेस्ट किया गया है। तो इस हवाले से जो पुलिस की कारकर्दगी है उस पर भी सवालिया निशान है कि जो आम शहरी है वो किस तरह से महफूज है। पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे, फिर भी वो उन लोगों की जान नहीं बचा पाए, वो इंटरव्यू उस तरह से नहीं कर सके जिस तरह से उनकी ड्यूटी है। हम देखते हैं कि अनवर, जब इस मामले में अगर कोई रोकने के लिए आता है तो लोग जो गिरोह होते हैं या जो मॉब होता है वो उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाता है, जो कि हमने खासकर श्रीलंकन जो शहरी था उसके वाकये पर हमने देखा। बात करेंगे, इसकी डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रजब अली। रजब, क्या पसे पर्दा हकायक क्या है, किस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिर्फ जो है ये जो मॉब ने हमला किया 2 अफराद पर, इसमें एक बड़ी बात यह है कि रियासत और रियासती इदारों का किरदार क्या है। देखें, जब सज़ा और जज़ा नहीं होगी तो लोगों पर लोग जो है दरअसल यहाँ के क्या पूरे पाकिस्तान के जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अदम एतमाद का शिकार हैं। ठीक है ना। अगर उनको सजाएं होती रहें, लोग जिस तरह गिरफ्तार होते हैं उन्हें सजाएं होती रहे, तो लोग कभी भी कानून हाथ में ना लें। हर एक को कानून का अगर डर हो, जिस तरह से हमारे यहाँ कानून का खिलवाड़ होता है हमारे मुल्क में जिस तरीके से देखा जाता है, बहरहाल ये एक बड़ा फैक्टर है कि हम जहाँ ये देखते हैं कि जो लोग कह रहे होते हैं उसे सच मान के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर इसी तरह के इंसिडेंट में जब भी शहर में देखा गया है कि इस तरह के वाकयात, स्ट्रीट क्राइम खास तौर पर जब बढ़ता है तो इस तरह के वाकयात भी बढ़ जाते हैं। पिछले जो है वो आप अगर 2 साल पहले 3 साल पहले भी चले जाएं तो जब स्ट्रीट क्राइम में बूम आया था तो फिर डाकुओं को जलाना, डाकुओं को मारने का सिलसिला, जिसमें मुबैना तौर पर जिनमें बहुत सारे लोग बेगुनाह भी थे जो मारे गए, तो ऐसे ही सिलसिला ये हुआ। अच्छा, इसके पसे पर्दा एक और चीज़ सामने आ रही है, वो उस पर अभी पुलिस हुकाम ने उसकी तस्दीक नहीं की है। ये बात सामने आई है कि 2 स्ट्रीट क्रिमिनल थे जो उस वक्त वाक़े के वक्त वहाँ से गुजर रहे थे। ये जो 2 अफराद जो टेलीकॉम कंपनी के जो मुलाजिम थे, इनमें से जो इंजीनियर था वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था अपनी कार के अंदर, और जो ड्राइवर था वो बाहर खड़े होके मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा हुए थे उनसे बातचीत कर रहा था, मतलब गुफ्तगू कर रहा था, उनसे मजाक मस्ती कर रहा था इस तरीके से। तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स उस गली में दाखिल हुए हैं, जैसे ही वो इनके पास रुके हैं आकर कार के पास, तो इतनी देर में कुछ लोग जो मशकूक समझकर कुछ 4-5-6 अफराद जो है वो उन 2 अफराद की तरफ जैसी बढ़े तो उन्होंने बजाय इससे पहले कि लोग उन्हें पकड़ लेते स्ट्रीट क्रिमिनल्स को, स्ट्रीट क्रिमिनल ने कहा यार ये बच्चों को अगवा कर रहे हैं। तो ये जैसी अफवाह फैली तो लोग, एक मॉब जमा हुआ, उन्होंने बजाय स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तरफ ध्यान देते कि वो मशकूक अफराद थे उन्हें पकड़ते, इन्होंने इन्हें पकड़कर जो है वो मारना शुरू कर दिया। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए, किस मकसद के लिए आए, और फिर सारा वाकया आपके सामने। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पुलिस का किरदार, देखें ये एक कच्ची आबादी, ये चीज भी उसको जो है वो ग्राउंड रियलिटी को भी कुछ जो है वो देखना पड़ेगा। ये कच्ची आबादी और बहुत जो है वो तारीख और तंग गलियां हैं वहां की, मच्छर कॉलोनी की। पुलिस को जब इत्तला मिली तशद्दुद की, पुलिस फौरी तौर पर वहां पर पहुंची है, एक पुलिस मोबाइल वहां पर पहुंची, लेकिन 4 एहलकार और 250 अफराद का मजमा, आपने देखा होगा ऐसी वीडियोस भी सामने है जिसमें पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहरहाल जिस वक्त तक पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंचती और मॉब पर कंट्रोल पाता उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, तो वो दोनों अफराद को जो है वो लोग कत्ल कर चुके थे। लेकिन रजब अभी भी बहुत देर हो गई है, 3 दिन गुजर चुके हैं, 72 घंटे गुजर चुके हैं। जो वाकया पेश आया मच्छर कॉलोनी में, हम देख रहे हैं कि वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं और वहां पर 200 जो लोग थे उनको नामजद किया गया है। गिरफ्तार सिर्फ 12 लोग हुए हैं। वीडियोस होने के बावजूद कार्रवाई में इतना डिले क्यों आ रहा है? कराची पुलिस हम देख रहे हैं मुल्जिमान गिरफ्तार करने में हमेशा की तरह अभी भी नाकाम है। इस तरह से तो ये वाकयात बढ़ते जाएंगे। नहीं, देखिए उस इलाके में रोज की बुनियाद पे जो है वो सर्च ऑपरेशन हो रहे,
और कई अभी जो 30 से 35 मशकूक अफराद हैं ऐसे कि जो ज़ेरे हिरासत है, जिनसे पूछगछ की जा रही है। वीडियोस में जो लोग नजर आ रहे हैं कि जो तशद्दुद करने में मुलविस हैं या लोगों को उकसाने में मुलविस हैं, उनकी गिरफ्तारी जाहिर की जा रही है, दीगर लोगों से पूछगछ की जा रही है, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इसी तरीके से तफ्तीश का दायराकार बढ़ाया जा रहा है। अच्छा रजब बताएगा, ये जो 2 पुलिस एहलकार भी हम देख सकते हैं, जो वीडियो शेयर हुई, बाद में फुटेजेस आई, मीडिया पर भी चली, ये जो दो पुलिस एहलकार हैं इनकी शनाख्त हो सकी है, इनसे पूछगछ की गई है, इन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों नहीं किया? जब लोग इतने बरहम दिखाई दिए, इतने गम्मो गुस्से में आ गए कि 2 जानें उन्होंने ले ली, तो इन्होंने कोई एक्शन या बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, मैंने वही जिक्र किया कि 4 पुलिस एहलकार जो मौके पर पहुंचे थे, 1 पुलिस मोबाइल और 4 एहलकार और 250 अफराद का मजमा, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं था कि 4 पुलिस एहलकार उन पर काबू पा सकते। लेकिन फौरी तौर वो पर रोक जरूर रहे थे, वीडियो में देखा भी जाएगा। कितना टाइम लगता होगा? मैं वही बता रहा हूं कि इलाका कच्ची बस्ती है, वो तारीख और तंग गलियां हैं। पुलिस को पहुंचने में वहां पर वक्त लगा, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। अच्छा रजब बताएगा, इनकी फैमिली के हवाले से पहुंचे थे, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया पोस्ट पर है, ड्राइवर के साथ थे, फैमिली में कौन कौन है, क्या कह रहे हैं? आई एम श्योर बड़े गमजदा होंगे, एक अफसोस की घड़ी है। फैमिली की कोई स्टेटमेंट सामने आई इस हवाले से? जी बिल्कुल, उनके आबाई इलाकों में जहाँ पर इनकी नमाज़ जनाजा हुई, वहाँ भी लोग काफ़ी गम और गुस्से में दिखाई दिए और लोगों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि ये इन गलत अफवाहों पर जो है वो फौरी तौर पर काबू पाया जाए और इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरीके से बगैर बेगुनाह लोगों को जो है वो कत्ल कर देते हैं, उन्हें फौरी तौर पर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। एक जो है वो ठट्टा का रहने वाला था और एक नौशहरा फिरोज का रहने वाला था। अहले इलाका भी ने उन्हें भी उनकी जो है वो हुकूमत से यही अपील की है कि जो है वो करार वाकई सजा दी जाए जो लोग इस वाक़े में। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब, हमें इस तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और जो एक बैकएंड पे स्टोरी सामने आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने बताया स्ट्रीट क्रिमिनल्स वहां पर कुछ आए, उनको लोग काबू में नहीं कर सके और ये जो 2 लोग वहां पर मौजूद थे, ये उनके हत्थे चढ़ गए, उन पर शक का इजहार किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और तो क्या मतलब है कि लोग इस तरह से पकड़ के मारपीट कर देंगे शक की बुनियाद पर? जान से कानून को अपने हाथ में किसी भी सूरत में नहीं लेना चाहिए। माहिर नफ्सियात सोफिया सुहेल साहिबा ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, इसी रवैये पर हम बात करेंगे। सोफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रही हैं अफवाहें जिस तरह से फैलती हैं पाकिस्तान में? अब मुतअद्दिद बार इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, सियालकोट में वाकया हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा श्रीलंकन जो एक शहरी था उसको फैक्ट्री में जिंदा जला दिया गया। किस तरफ हम लोगों की ज़हनियत चली गई है? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। हम किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करते, बगैर तहकीक के बात करते हैं। हम तहकीक करते ही नहीं हैं, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। हमारे यहाँ रिएक्शन और रिस्पांस का कॉन्सेप्ट हमें समझ ही नहीं आता कि हमें रिस्पांस करना है कि हमें रिएक्ट करना है। हमारी कौम एकदम रिएक्ट करती है। हमारे अंदर बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी बातों को सुना नहीं जाता, तो वो स्ट्रेसेस अनकॉन्शियसली हमारे अंदर बिल्ट हुए हुए हैं। जैसे हमें कोई मौका मिलता है हम उसको ब्रस्ट आउट कर देते हैं, फिर कोई भी वो उसके फेरे में मुझे लगता है हर कोई आ सकता है। जो भी होता है वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, अपने पुराने जो गुस्से होते हैं उनका इजहार करते हैं और लोगों को मारपीट करते हैं। इतने ज़्यादा एग्रेशन, इतने ज़्यादा एंगर की अगर हम बेसिक वजूहात की बात करें तो ये क्या वजूहात हैं कि कोई इंसान किसी इंसान पर, किसी दूसरे इंसान पर महज शक की बुनियाद पर इतना जब तशद्दुद करता है तो देयर मस्ट बी रीजंस बिहाइंड ना? देखिए, हम देखने की ज़रूरत है। बचपन से जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है, हमें इमोशनल मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती कि हमने इमोशंस को किस तरह मैनेज करना है, अपने इमोशन का इजहार कैसे करना है। जब बचपन से ट्रेनिंग ही नहीं है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग नहीं है, उन्होंने बच्चों को ट्रेन ही नहीं किया। अच्छा, कुछ माहौल ऐसा होता है, घर के फादर का रवैया बहुत सख्त होता है या माँ बहुत सख्त होती है तो वो सख्ती ज़्यादा करती है, तो बच्चों के अंदर एग्रेशन डेवलप होता है क्योंकि पेरेंट्स सुनते नहीं हैं, लिसनर अच्छे नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हमें सुनने की रवाज ही नहीं है कि हम सुने लोगों को। हम सुनते हैं लोगों को जवाब देने के लिए, हमें सुनना चाहिए समझने के लिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। जब वो नहीं बोल पाते, जब वो इजहार नहीं कर पाते, काफ़ी सारे स्ट्रेसेस इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो रिएक्शन की सूरत में आते हैं। बच्चा जब गुस्से का इजहार कर रहा होता है तो पेरेंट्स को उस टाइम फ़ौरन आना चाहिए इस चीज़ पे कि क्यों गुस्सा कर रहा है। बच्चा किससे सीखता है? पेरेंट्स से सीखता है। फिर टीचर्स हैं, वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। माशरा और घर मिलकर बच्चे के अंदर मेंटल हेल्थ पर काम नहीं किया जाता। और अगर जिस तरह से आप भी वजूहात की बात कर रही हैं, जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो जस्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में जो निज़ाम अदल है, इंसाफ है, उसमें बहुत ताख़ीर होती है या आप कहें कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। एक वो भी रीज़न हो सकती है, लोगों के इस एग्रेशन की वजह बन सकती है।
बिकॉज हाँ ये है भी, देखिए अब लोगों को पता है कि इसको अगर बिल फर्ज अगर वो वाकई क्रिमिनल है, उसको पकड़ा जा रहा है तो वो पैसे देकर, रिश्वत देकर छूट जाएगा जी। उसको पनिश नहीं किया जाएगा, प्रॉपर सज़ा नहीं मिलेगी। लोग क्या करते हैं कि अच्छा इसने ऐसा किया अब इसको हम ज़रूर करेंगे। जो ये वाक़या हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े में बगैर तहकीक किए फ़ौरन वो फैसला किया। मॉब की सोच हो जाती है ना, एक मॉब होता है, मॉब की एक अपनी सोच होती है, उस मॉब के सोच ने उस बच्चों को मार दिया। अच्छा, तो सोफी साहिबा क्या करना चाहिए अगर हम अपनी से पहली जनरेशन की बात करते हैं तो पहले हम ये सुनते आए अपने पेरेंट्स से कि जो उनके वालिदैन थे वो बहुत सख्त होते थे, माँ बाप के आगे बोलने की बड़ों की जरूरत नहीं होती थी। जबकि अगर हम अभी की यंगर जनरेशन की बात करते हैं तो दे आर मोर वोकल, बोल्ड भी हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग भी उनकी अपनी है, लेकिन उसके बावजूद हम भी उन्हीं में वही जज्बात या वही एग्रेशन देखते हैं। तो क्या किया जाए कि हमारी जो अब आने वाली जनरेशन है, हम उनकी जो ग्रूमिंग है या जो उनकी तरबियत है उसमें हम किन बातों का ख्याल जो फैमिली लेवल पर नहीं हो पा रही, क्या उसको अब स्कूलिंग में भी ऐड करना चाहिए? देखिए उस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए, बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना है कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना है। ये जो मोबाइल्स हैं पूरी दुनिया है जी। बच्चे के हाथ में पूरी दुनिया आ गई है, वो उसका ग्लोबल विजन हो गया है। हम उसको उस पुराने दौर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हज़रत अली का भी कॉल है कि बच्चों को उनके दौर के मुताबिक ट्रीट करें। पेरेंट्स को समझना है ग्लोबल दुनिया आ गई है, लोग बच्चे फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा सर्कल में आ रहे हैं, उनके फैमिली सर्कल, उनका सोशल सर्कल क्या है, जब वो देखेंगे समझेंगे तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। पेरेंट्स का रोल सबसे अहम है, उसके बाद उस्तादा का। उस्ताद के रवैये, उस्ताद के अल्फाज बहुत मैटर करते हैं। समटाइम अल्फाज इतने बुरे इस्तेमाल करने का रवाज है हमारे यहाँ कि हम देखते नहीं कि इनका इम्पेक्ट कैसा है, चाहे वो पेरेंट्स है चाहे वो उस्ताद है। अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जब अल्फाज का इस्तेमाल बहुत अजीब सा होगा, बिटर रवैया होगा तो रिएक्शन आएगा ही आएगा। ठीक हो गया। ग्रास रूट लेवल पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। माहिर नफ्सियात सोफिया सुहेल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। उनका यही कहना था कि जो हमारी बेस लाइन है वो घर से तो शुरू होती है, लेकिन जो स्कूलिंग है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। जो ये वाकयात पेश आ रहे हैं, हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और हम रिएक्ट करते हैं। अगर बात करें, हम अपनी जिंदगियों की बात करें, खासकर अगर हम शहर के हवाले से शहरियों की बात करें तो आई थिंक बहुत स्ट्रेस है जो हम लेकर अपने कंधों पर उस स्ट्रेस को, वजन को लिए हम अपने दफातर जाते हैं। और आप देखेंगे कि ट्रैफिक में भी कभी अगर थोड़ी सी ऊंच नीच आगे पीछे हो जाए तो लोगों का एग्रेशन, गुस्सा और जो एक रिएक्ट है वो हमें देखने को, शदीद रिएक्शन देखने को मिलता है। आज के दौर में जो हमें सबसे ज्यादा मसाइल का सामना है वो फेक न्यूज हैं, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रही हैं। तो बराए मेहरबानी उन खबरों पर जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं उन पर तवज्जो मत दें, उन पर अपने वाकिफ मत करें। आई थिंक जो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं, चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन खबरों पर हमें बिलीव करना चाहिए। कोई शख्स आपके हत्थे चढ़ भी जाता है, इफ ही इज क्रिमिनल, तो आपने उसको जान से नहीं मारना है। हाथ में ना लें किसी भी सूरत में। पुलिस को इन्वॉल्व करें, पुलिस को बुलाएं, पकड़े रखें, जकड़े रखें, उसके बाद पुलिस को, कानून को आप अपना काम करने दें। ब्रेक की जानिब में बढ़ना है और ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल के हवाले से, जो कि पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी कुदरती आफत भी जिसे करार दिया जा रहा है, और जिसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया से ही जितने भी ममालिक थे वो पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन सैलाब था, बहुत बुरा सैलाब अनवार आया। बड़ी ज्यादा दुख की बात इसमें ये हुई कि हमारी जो तरजीहात थी वो हमें पता चल गई कि इस पूरी सिचुएशन में किस तरह से रहे। जितना नुकसान हुआ का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। फिर हमें बार बार सियासत की बात करनी पड़ती है। तो ये है कि जो बैरूनी ममालिक से जो इमदाद थी या जो मदद या जो सपोर्ट था वो तो हमें हासिल रहा, लेकिन हमारे जो, अगेन कहना तो नहीं चाहिए अभी इस मौके पर, लेकिन जो हमारी अपनी मुल्क की सियासत थी, वो सियासतदान थे, वो हमें उतना आगे दिखाई नहीं दिए जितना हमने देखा कि बाहर से वो हमें नजर आ गई है। और इसमें लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामी बरादर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के लिए हमा वक्त तैयार पहले भी रहे हैं, और इस सैलाब की सूरत हाल के बाद उसमें तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है, अफगानिस्तान है, मलेशिया है, जितने भी बरादर ममालिक हैं दे स्टेप फॉरवर्ड और उन्होंने पाकिस्तान की बड़े खुले दिल के साथ मदद की है। और इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि इसी हवाले से मलेशिया से भी एक वफ्द
अहले पाकिस्तान की मदद को इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और ये वक्त कैसे सलाह मुतासरीन की मदद कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, किस तरह से इन्होंने चीज़ों को मोबिलाइज किया है और पाकिस्तान की जो सलाह मुतासरीन हैं उनकी किस तरह से ये हेल्प कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। मलेशियन इस्लामिक यूथ मूवमेंट के सदर हैं मोहम्मद फैसल अब्दुल अजीज़ और नाइब सदर हमारे साथ हैं अहमद फ़हीमी। वेलकम टू द शो सर एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू पाकिस्तान फॉर such a great cause. Ahmed Saab, welcome Faisal Saab. So Ahmed, I will start with you. It's like a continuous struggle and like a war with less, resources to help the people, flood affected people. What do you say about that? Yeah, I think basically, of course, flood is not new for us in Malaysia. In fact, we are also towards that. We are expecting that also could be happen in Malaysia. But what will happen in Pakistan? I think the last month, probably one of the devastating things that happen that will affect everything, everyone, every family's livelihood and whatnot. So basically, from that consideration, we from Global Peace Mission, our main team is basically humanitarian mission across border. We are not looking others from the perspective of borders, Pakistan or Malaysia. In fact, we see that our brother need help, assistance. We are the one who. And how did Malaysia recover from such a big disaster? Of course, basically, Alhamdulillah, I think if compared to other nation, other country, Malaysia is relatively, I would say, not really much into that tragedy. We still have that what we call control among those who were basically in charge for the National Disaster Management Center together with the rest of civil society. So if anything happened, we basically come up together to coordinate everything. And how many people affected at that time? During that time, I think it's only cost around 6 million. 6 million. Cost, during the last year event. But Big if you number. compare to what really happened in Pakistan, it's totally different. It's like 30 million almost. So that's how maybe we come here again. This is our second mission coming for the flood relief mission. Last time when we basically come all the way from Afghanistan, then Pakistan happened. So immediately we issue a statement. We receive a letter from the High Commissioner of Pakistan, Kuala Lumpur, asking us to do some assistance. And Alhamdulillah, we receive a good comment, response and feedback from the rest of Malaysian, as well as influencer, artists, celebrities, as well as political leaders who basically support this initiative. According to a report in Pakistan, after that circumstances, Pakistan needs $16.3 billion, but we didn't have much resources and we are fighting with this issue. What's your take on this and what do you think, especially how Muslim countries can help us? Okay, first of all, I think we need to have priority. What should we prioritize? Because when we talk about awlawiyat, priority, of course we need to prioritize the situation where Muslims who are really in need, like Pakistan. And I think there are many Muslim countries who are rich, they have abundance of oil and so on, should channel their aid to Pakistan, especially when now you are heading towards the winter season and so on. Yes. And more importantly, I think with regards to this flood issue, I think it is timely for the Muslim countries to address the issue of climate change. Because now, because of the issue of environment, deforestation and so on, it causes or it brings about the change of our climate. And it causes the situation where we cannot expect this kind of flood happen again and again. They keep recurring without expectation. So that's why when we talk about environment, safety, sustainability, it is very important, especially for the young Muslims in Muslim countries, to focus on this issue. But like you have said, that winters are coming, as we all know, and the difficulty is going to be much bigger than before for flood affectees. So how they can, manage these things now? Yeah, I think that's why it is important to have strong NGO, strong humanitarian NGOs locally, like what we did with Al-Khidmat, and also there are many as well NGO in Pakistan. And by having collaboration, now it is time for collaboration, because it is in need for collaboration to engage with anybody, because I think all people, especially the young people, they really want to help. But
coordination matters because if you want to help without coordination, it is impossible. We cannot do without coordination. Ahmed Saab, if I ask you that what is the formula of rapid growth as Malaysia has affected from flood in past, so what would you say? Yeah, I think probably the one that we need to learn is the coordination is not among those from the civil society, the NGOs, but the awareness from the people. I would say that also need to be highlighted as well. The way how they prepare if anything happen, the unexpected things happening without. We are basically at the end of the session or by the end of the year, basically we are expecting monsoon seasons coming. But right now I think the situation is not there. But most important thing is for us to make sure that people is aware their rights, where the responsibility, where how what to do in the sense of emergency. So probably this. So everyone is saying it's the fault of climate change. Pakistan seeks more help from the superpowers of this world. So how do you see that? How superpowers can come forward to help us, and how should they do that? Yeah, I mean, when we talk about superpower, basically our intention, our thinking is on military, on others' invention to other countries. But right now, I think people are more, have their clear mind. That the way of the old thinking is no longer relevant. The way what we need to do, or what we need to start now is basically to engage with people to people, to explore and what are the best practices in the country to be shown to be exemplary, to be learned. So these are the things that when in fact coming from Malaysia, when we come to Pakistan, at the same time, I believe that there are many things that also we can learn from your countries. So these are the things that. For sure. अच्छा अनवार अच्छा लग रहा है कि ये लोग आए हैं और इतनी एफर्ट है, ऑब्वियसली दूर से आए हैं और उस गम को भी समझते हैं, उस तकलीफ को भी समझते हैं, चूंकि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मलेशिया भी इन पास्ट इन पहले फ्लड से सैलाब से मुतासिर हो चुका है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की यूथ भी पहुंचे, चूंकि हम अनवार मुसलसल ट्रांसमिशन भी करते रहे नियो के प्लेटफॉर्म से, तो हमें मालूम है कि हमारे जो स्टूडेंट्स रहे, मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स रहे, नियो का बहुत पार्ट इसमें रहा, तो वो स्टूडेंट्स हमें उन एरियाज तक ले जाने में उनकी बहुत ही मदद, उनका बहुत ही सपोर्ट हासिल रहा। तो अगर कहा जाए कि जो हमारे मुल्क के जो यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा जज्बा है, तो ये कहना सिमिलैरिटीज भी हैं पाकिस्तान और मलेशिया में कि जो 65% यूथ है दोनों मुल्कों में मौजूद है, और यकीनी तौर पर जिस तरह से अभी फहमी बात कर रहे थे कि वो भी पाकिस्तानियों से सीख रहे हैं, तो हमें भी जो मलेशियंस हैं उनके एक्सपीरियंस को यूज करना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट मलेशिया एंड पाकिस्तान अमंग द कंट्रीज दे हैव 65% यूथ पॉपुलेशन. What is your government doing for the youth, and what can Pakistan can do? Okay, actually now we are heading towards aging society, because now youth is the most the majority population in Malaysia, and that's why the thing that we should do or focus is about the sustainability. That's why of course there are many elements from United Nations, for example, when they have sustainable development goals. When we talk about sustainability, that means we need to help to fight for the rights, quality of life of the young people, because in the next 20 or 30 years they will be old, or they will be in the as a majority of the society. So I think the major things that the government need to do. First, government need to empower civil society organization, NGO. In Muslim countries, we need to have a strong youth organization criticizing or helping the government to address many issues. So having strong organization, youth, like for example ABIM, sometimes we friend with the government, sometimes we oppose government's policy. That's neutral. I mean, that's normal, because we fight for the rights of the people, for the betterment, for the quality of life of the people. So we need to have strong civil society in our countries, especially from the youth segment. Secondly, we need to talk about the issue of development, where now we can see there are many urbanization programs. So how to regulate the urbanization so that it will friendly to the issue of sustainability, because you know about deforestation and so on, as I said, the issue of climate change, the issue of
quality of life. Any kind of deforestation or environment degradation, it will cause or it will affect the quality of life of the future generation. And thirdly, of course, about the future policies, I think corruption issues need to be eradicated 100% because corruption will affect the generation of the future. Faisal Saab, Ahmed Saab, you guys are here for a great cause, so we wish you best of luck and best wishes. So for how long you are going to stay here in Pakistan? Inshallah until Friday. So have you tried Pakistani spicy food yet or not? Yeah, Alhamdulillah, we enjoy Pakistani food, Alhamdulillah, very wonderful. And perhaps there will be more coming. Yeah, that one is official. I mean, staying at the hotel, but we need to engage the local communities. Okay, I must recommend you the best thing. I love it actually. It's called biryani. So before you go back to your country, you have to try biryani. Inshallah. Yes. Okay. So what are the principles that Malaysia is following? I was back in 2017. I was in Malaysia and witnessed myself that how rapidly and quickly Malaysia have done the growth. We are looking forward to learn a lot of things for Malaysia. So how will you describe that? Okay, if I may share, just recently before Malaysian Parliament dissolved, now we are in the mode of general election. Our Prime Minister, together with opposition leader Anwar Ibrahim, when they have a pact to enact anti-hopping law. You know, in Malaysia, not only in Malaysia, in many Muslim countries across the globe, party hopping is a cancer. It is kind of betrayal of the people's mandate. That's why it will cause the public anger. People will hate this kind of party hopping when it comes to political situation in any country. So what was done by Malaysia Prime Minister, because you know the previous government was ousted by this kind of party hopping politicians, the greedy politicians. So our government tabled and passed in the parliament the anti-party hopping law, so that we hope this kind of party hopping disease will not recurring. Okay. Thank you so much, Ahmed Saab, Faisal Saab. It was great having you on Neo Pakistan set, and best wishes to your way. Have a great stay in Pakistan. तो प्रोग्राम में नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनवार, वीकेंड पे बड़ी हैपनिंग रही दुनिया के अमीर तरीन शख्स के हवाले से तारुफ इसी तरह से कराना बनता है जिन्होंने ट्विटर खरीद लिया है जनाब, और अब वो उनके कब्जे में आ चुका है, उनकी मिल्कियत में आ चुका है। तो ये नंबर 1 पे आगे होंगे आई गेस दुनिया के अमीर तरीन शख्स में। $204 बिलियन माशाल्लाह से उनकी जो नेटवर्क क्या करेंगे इतने सारे पैसों का? यार सोचना चाहिए, मतलब इस पर हम ब्रेक में बात करेंगे। कुछ टेस्ला गिफ्ट कर दें हमें भी। तो अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी कानूनी जंग इन्होंने लड़ी बड़े तवील अरसे से, और इसका इन्होंने जश्न कुछ इस तरह से यूं करवाया कि जब इतनी बड़ी तब्दीली आती है तो जो बड़े बड़े ओहदेदारान होते हैं उनको फारिग कर दिया जाता है, और एलन मस्क ने भी कुछ ऐसा ही किया है। ट्विटर का कंट्रोल संभालते ही आप ये देखें कि सीईओ जो कि पराग अग्रवाल हैं, और यकीनी तौर पर नाम से ही लग रहे हैं इंडिया से ताल्लुक होगा इनका, उसके बाद जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे नेट सेगाल, कंपनी से निकाल दिया है और सिक्योरिटी को वहां पर बुलाया गया और उनकी निगरानी में इन्हें वहां से बड़े ही बुरे तरीके से वैसे निकाला गया है। तो इस तरह के बॉसेस से भी अल्लाह बचाए। तो अभी लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो साबिक अमेरिकी सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको उम्मीद ये हो गई है कि शायद अब उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो शायद बहाल कर दिया जाएगा। अच्छा, ट्विटर की जहां पर बात हो रही है, यहाँ पे हम जरा फेसबुक की भी बात करें तो मार्क ज़करबर्ग जो है वो अब टॉप 10 में नहीं रहे। पहले वो रिचेस्ट थे और टॉप 10 के लिस्ट में आते थे, वो भी बल्कि आपके साथ किसी दिन शेयर करेंगे कि हुआ क्या है एक्चुअली, उसकी भी बड़े मजेदार एक स्टोरी है, वो भी मेरे ख्याल से कल या परसों अपनी ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करेंगे। बहरहाल मुबारकबाद हो एलन मस्क साहब को, दो कि हमें तो उसका कोई फायदा भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेते हैं ट्विटर यूज कर सकते हैं। लेते हैं जनाब इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं। और सऊदी अरब से आपको खबर देंगे, वहाँ का शहर रियाद, जहाँ पर
दरवाजों पर नॉक हो रहा है, दस्तक हो रही है, लेकिन लोग इतने डर में मुब्तला हैं कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। और शहर में भूतों का राज है, लोग खौफजदा हैं, घरों के अंदर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ज़ॉम्बीज़ घरों के अंदर ना आ जाएं। अनवार, ये मनासिर कहीं और के नहीं, सऊदी अरब के हैं। बस बस नबिया, प्लीज प्लीज इतना एग्जैजरेट ना करें, लोगों को मत डराएं, हाथ हौला रखो, क्योंकि ये एक त्यौहार है हैलोवीन, जो कि हैलोवीन बिल्कुल, जो कि पहली बार सऊदी अरब में मनाया गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन भी ऑब्वियसली हो रही है, क्योंकि बहुत एक डिफरेंट त्यौहार है। आप गेटअप से इसमें देख सकते कर रहे हैं लोग, वो कराची भाइयों की लैंग्वेज में बोलना कि तफरी कर रहे हैं भाई, तफरी कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं उनके खौफनाक रूप, मास्क पहने हुए, हर कोई गेटअप में है, डिफरेंट गेटअप है। तो ये कोई कुछ चंद लोग नहीं थे, रियल नहीं है, प्लीज जो लोग देख रहे हैं। अच्छा, अक्सर बड़े बूढ़े होते हैं ना, घर में होते हैं, तो उनको पूरी स्टोरी जो है ना वो बतानी पड़ती है, तो वो दादी और नानी और जो मेरी बड़ी अम्मियां जान है, ये रियल मनाजिर नहीं है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, ड्रोने और सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे मुझे नहीं पता कि ड्रोना कॉस्ट्यूम पहन के कौन सी खुशी महसूस होती होगी, थोड़ा सा अजीब सा एक त्यौहार है। तो बच्चों के स्कूल में भी, यहाँ पर भी, इन पाकिस्तान में वो किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, बच्चों का खास डे होता है। आपको पता है इस पे बात हो रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन बीइंग अ इस्लामिक कंट्री और जो सऊदी अरब की वैल्यू है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, तो काफ़ी तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पर। लोग इस पर काफ़ी बात भी कर रहे हैं कि ये वहाँ पर क्यों मनाया गया है, और बहुत से खौफनाक किरदार जैसे वेंडिगो था, तो लोग वो बन रहे हैं, इस तरह की हरकतें करें, और इसमें इन्वेंशंस भी नई कर रहे हैं, नए गेटअप। बेसिकली इस पर तनकीद अनवार इसलिए हो रही है क्योंकि ये हमारा त्यौहार नहीं है, और वेस्ट से इसको लिया गया है। बाहर बहुत लोग इसको सेलिब्रेट करते होंगे, बहुत सारी जो मूवीज हैं वो भी इस सब्जेक्ट पर, बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ मूवी बहुत सारी बनी हुई है, बहुत सारी देखी कर रहे हैं, कुछ खुशाइन करार दे रहे हैं कि सऊदी अरब इज चेंजिंग, until unless किसी को कोई नुकसान ना हो, सो यू कैन सेलिब्रेट। बात यहाँ पर मेरे ख्याल से हम खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे नाज़रीन की भी जो राय है वो हमारे प्लेटफॉर्म जो हैं सोशल मीडिया के, उन पर शेयर जरूर करें, ताकि लोगों की जो डिस्कशन भी, हेल्दी डिस्कशन हर टॉपिक पर अनवार, आप एक वायरल वीडियो जरा शेयर करते हैं। वैसे वायरल से पहले वो एक हमारे पास स्टोरी है, वो रेशम से रिलेटेड, उस पे भी बात करनी है। में रेशम में टाट का पेवन नहीं लग सकता, ऐसी कहावत हमने हमेशा सुनी है। बिल्कुल, तो रेशम के कीड़े दुनिया भर में ये मशहूर हैं, और इसके लिबास की बड़ी एग्जांपल्स दी जाती हैं, बड़ी मिसालें हैं, बड़ी कहानियां हैं, जो पुराने राजा महाराजा हैं वो रेशम, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है बनता कैसे है, तो वही हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मांगा जंगल में तूत और शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पालने का रवाज सालों पुराना है। हुकूमती अदम तवज्जो से ये सनत दम तोड़ने लगी। 600 से जायद खानदान साल में 2 मरतबा रेशम के कीड़े पालते हैं। कहते हैं रेशम तैयार होता है तो इसकी पूरी कीमत अदा नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये सनत महदूमी होती जा रही है। जबकि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब का कहना है कि हुकूमत की जानब से रेशम काटन को वसअत देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब ये जो पत्ते हैं, हमने सिर्फ 150 रुपए का परमिट इशू करते हैं, और पूरा सीज़न जो है एक फैमिली जो वो पत्ते उतार कर ले जा सकती है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये इंडस्ट्री पंजाब में रहे, बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी हम कर रहे हैं कि ये प्रमोट हो। उसके लिए आज़ाद कश्मीर से अभी तकरीबन 75 के करीब फार्मर्स जो हैं वो आए हुए हैं ऑफिशियल विजिट के ऊपर। हम उनको बता रहे हैं कि सिल्क कॉटेज इंडस्ट्री का तरीकाकार ये है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, वो फार्मर्स को भी मिल रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में ये कश्मीर के अंदर पंजाब से भी ज्यादा ये इंडस्ट्री प्रमोट होगी। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द छांगा मांगा कि इस रेशम की सनत को कश्मीर में भी फरोग दिया जाएगा, जिससे रेशम काटन सनत को वसअत दी जाएगी। कैमरामैन मेहर साजिद के साथ मेहर वकार, न्यू न्यूज़, तहसील रिपोर्टर चूनिया। आई एम श्योर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अब जरा अनवर मुझे बताएं, आपके दोस्त कैसे हैं? मुश्किल में काम आने वाले हैं या और फंसाने वाले हैं? मुश्किल में डालने वाले भी बहुत हैं। तो वो दोस्ती यारी जो है वो लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड हमारे पास एक वायरल वीडियो है, मेरा ख्याल है पहले देख लें, फिर उस पर बात करते हैं। लें जी, ये तो एक एडवेंचरस वीडियो है बिल्कुल। अभी have you done this? कोई है एक्सपीरियंस ऐसा कुछ? कभी भी नहीं हुआ, आई थिंक होगा भी नहीं। और अगर ये ऐसा तो बिल्कुल भी ना हो। अगर ऐसे दोस्त जिंदगी में होंगे, ओह माय गॉड, अच्छा चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ा एहतियात भी बरत रहे हैं। नहीं, दोस्त का सोचते हैं कि चोट लग जाएगी। किनारे पे लाने के बाद हमारे बेचारे दोस्त के साथ वो आप देखें कि क्या किया है। बेचारा कह रहा है डूबते डूबते बेचारा, कहते हैं ना कि
ऐसे ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत नहीं अल्लाह ऐसे है। दोस्त किसी को भी ना दे। और देखें पानी की रफ्तार देखें, और पानी ये ठंडा पानी कितना होगा और क्या हाल कर रहे हैं उस बेचारे का। तौबा, उसको एक बीन बैग बना दिया उन्होंने। भारत सोशल मीडिया पर तो ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, लेकिन प्लीज जितने दोस्त लोग देख रहे हैं वो ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करें। पाकिस्तान में तो स्पेशली बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी ब्रिजेस की और रस्सियों की हालत जरा खस्ता होती है, तो इसको एक्सपेरिमेंट आप रियल में मत कीजिएगा। इजाजत लेते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।